1980 तक भारत स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेजने में पूर्ण रूप से सक्षम हो चुका था और साथ ही भारत अपने कई मौसम संबंधी सैटेलाइट स्पेस में भेज चुका था। पर उसी समय भारत की इस विकास की दौड़ में एक बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि मौसम संबंधी सैटेलाइटों से प्राप्त डाटा को स्टोर करने, एनालाइज करने और डिकोड करने के साथ ही भारत को आगे बड़े और जटिल स्पेस मिशनों को अंजाम देने के लिए एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी। क्योंकि मौसम संबंधी सैटेलाइटों से प्राप्त डाटा के द्वारा मौसम का हाल जानने और भारत के स्पेस सेक्टर में बड़े और आधुनिक मिशनों को अंजाम देने के लिए बहुत ही बड़ी गणनाएं बहुत ही सीमित समय में करनी होती हैं। पर इतनी बड़ी और जटिल गणनाओं को समय पर कर पाना इंसानी दिमाग और साथ ही उस समय भारत में मौजूद साधारण कंप्यूटरों के लिए असंभव था। पर भारत जैसे किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए मौसम की सटीक जानकारी का प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त ना होने के कारण देश के किसानों और सरकार के लिए आधुनिक कृषि संबंधी नीतियों को बना पाना और अमल में लाना असंभव था। भारत की जीडीपी में हमेशा से कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस कारण से भारत को विकास की गति को बढ़ाने और स्पेस सेक्टर में नई ऊंचाइयां छूने के लिए 1980 के दशक में एक सुपर कंप्यूटर की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के पास भारत के लिए सुपर कंप्यूटर मांगने गए। और वार्ता के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया और कहा कि इस विषय में हम सोचेंगे कि भारत को सुपर कंप्यूटर दिया जाए या नहीं, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी यह आश्वासन लेकर अमेरिका से भारत वापस लौट आए। पर कुछ समय बाद राजीव गांधी जी दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के पास अमेरिका मिलने गए और उन्होंने इस बार फिर से भारत के लिए सुपर कंप्यूटर की बात की। पर इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही राजीव गांधी जी बेइज्जत होकर अमेरिका से भारत वापस लौट आए। उस समय अमेरिका में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली दो कंपनियां थीं, क्रे और IBM, जो दोनों ही भारत के साथ सुपर कंप्यूटर के लिए डील करना चाहती थीं। और साथ ही भारत ने साफ कर दिया था कि हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल सैन्य शक्ति और हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे। हमें सुपर कंप्यूटर मौसम विभाग और स्पेस सेक्टर के काम के लिए चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने क्रे और IBM के साथ ही पूरी दुनिया के देशों पर भारत को सुपर कंप्यूटर देने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस वजह से चाहते हुए भी कोई भी देश या कंपनी भारत की मदद नहीं कर सकती थी। और इसके पीछे एक ठोस कारण भारत द्वारा 1974 में किया गया परमाणु परीक्षण भी था। इस कारण से अमेरिका को इस बात का डर था कि भारत कहीं तकनीकी के क्षेत्र में हमसे एक कदम आगे ना निकल जाए। और इसके बाद 1998 में एक दिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने CSRI की मीटिंग में उदास होकर कहा कि मेरी पूरी कोशिशों के बाद भी मैं भारत को सुपर कंप्यूटर दिलाने में नाकामयाब रहा। तब राजीव गांधी जी को हताश होता देख CSRI के वैज्ञानिकों ने समझाया कि आप निराश ना हों, हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी सुपर कंप्यूटर बनाने की क्षमता रखते हैं। पर उस समय राजीव गांधी जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और इस कारण से प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाने के लिए उस समय IT सेक्टर के सबसे अनुभवी और काबिल वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भटकर को बुलाया गया। और राजीव गांधी जी ने विजय भटकर से 3 सवाल पूछे। सबसे पहला प्रश्न पूछा, क्या आपसे ये हो पाएगा? भटकर जी का जवाब था, मैंने क्रे का सिस्टम नहीं देखा है, केवल फ़ोटोज़ देखे हैं, पर मुझे विश्वास है कि मैं सुपर कंप्यूटर बना लूँगा। दूसरा प्रश्न था, इसमें कितना समय लगने वाला है? उसका जवाब निकल कर आया कि जितना हमें अमेरिका से इंपोर्ट करने में लगता, उससे कम समय में मैं बना दूंगा। इसके बाद तीसरा और अंतिम प्रश्न था कि इसमें कितने पैसे लगने वाले हैं। इस पर भटकर जी का जवाब यह था कि जितने पैसे हम सुपर कंप्यूटर के लिए अमेरिका को देंगे, उससे कम पैसों में हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, हमारा सिस्टम तैयार हो जाएगा और साथ ही एक संस्था भी तैयार हो जाएगी जो आगे भविष्य में
नई जनरेशन के सुपर कंप्यूटर बनाती रहेगी। इन तीनों प्रश्नों के संतोषजनक जवाब पाकर राजीव गांधी ने इस प्रोजेक्ट को उसी समय पास कर दिया। इसके बाद 1988 में भटकर जी ने पुणे में सीडेक की स्थापना की और साथ ही भटकर जी की टीम ने कड़ी मेहनत के साथ 2 साल के अंदर 1990 में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर दिया, जो कि एकदम सही से काम कर रहा था, जिसे देखकर भटकर जी की टीम बहुत ही खुश हुई। पर अभी ना ही भारत और ना ही भटकर जी की समस्याओं का अंत होने वाला था, क्योंकि जब भटकर जी ने भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को सुपर कंप्यूटर दिखाया तो उन लोगों का कहना था कि भले ही यह काम कर रहा है पर यह कहीं से भी सुपर कंप्यूटर जैसा दिखता नहीं है, इसलिए हम कैसे मान लें कि यह सुपर कंप्यूटर है। अर्थात भारत का कोई भी वैज्ञानिक यह मानने को तैयार नहीं था कि भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया है। इस कारण से भटकर जी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जब भारत के अनुभवी वैज्ञानिक और प्रोफेसर यह मानने को तैयार नहीं हैं कि यह सुपर कंप्यूटर है, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के आम नागरिकों को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया है। और भटकर जी को यह बात समझ में आ गई कि जब तक अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश यह नहीं मान लेते कि भारत ने सुपर कंप्यूटर बना लिया है, तब तक भारत का कोई भी नागरिक यह मानने को तैयार नहीं होगा कि भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया है। इसलिए भटकर जी को जब पता चला कि स्विट्ज़रलैंड में सुपर कंप्यूटरों की एग्जीबिशन होने वाली है और जहां दुनिया भर से सुपर कंप्यूटर आने वाले हैं और साथ ही सभी देशों की सुपर कंप्यूटरों की बेंचमार्किंग भी होगी, तब भटकर जी ने तय किया कि हम भी अपना सुपर कंप्यूटर लेकर स्विट्ज़रलैंड एग्जीबिशन में जाएंगे। पर मुसीबतें भटकर जी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थीं। सीडेक एक सरकारी संस्था होने के साथ ही भटकर जी को उस समय सेक्रेटरी रैंक का अधिकार प्राप्त था, पर उसके बाद भी भटकर जी को कई ब्यूरोक्रेटिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंत में भटकर जी से साफ कह दिया गया कि आपको सुपर कंप्यूटर के एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है। इसके बाद भटकर जी ने तुरंत एक 20 लोगों की टीम बनाई और सुपर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स खोलकर अपने अपने पर्सनल बैगेज में भरकर स्विट्ज़रलैंड ले जाने का एक बड़ा फैसला किया। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड में रात के 2 बजे भटकर जी के पास सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स आए और इसके बाद पूरी टीम ने सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करना शुरू किया और पूर्ण रूप से असेंबल करने के बाद भटकर जी ने भगवान से प्रार्थना की कि सुपर कंप्यूटर सही से चल जाए, क्योंकि कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि सुपर कंप्यूटर सही से चलेगा या नहीं, क्योंकि हजारों पार्ट्स को इतने कम समय में जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम था और इस कारण से सुपर कंप्यूटर को चलाने में कई समस्याएं आईं। ऑन करते ही सुपर कंप्यूटर की पावर सप्लाई में आग लग गई और इसी तरह की कई समस्याओं के बाद अंत में सुपर कंप्यूटर ने सही से काम करना शुरू कर दिया और इसके बाद सुपर कंप्यूटर की बेंचमार्किंग हुई और अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया के सभी देशों को पता चल गया कि भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बना लिया है। और सिर्फ सुपर कंप्यूटर बनाया ही नहीं है, वह उस समय का दुनिया का दूसरा सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था, जो कि उस समय अमेरिका के क्रे सुपर कंप्यूटर से किसी भी मायने में पीछे नहीं था। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड में स्थित भारत की एम्बेसी से भारत को एक टेलीग्राम भेजा गया। इसके बाद पूरे देश में घोषणा की गई कि भारत ने अपना पहला खुद का सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इस खबर को सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और इसके बाद 1991 में भटकर जी ने भारत को उसका पहला सुपर कंप्यूटर सौंपा, जिसका नाम था परम 8000, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इस महान कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा भटकर जी को सन 2000 में पद्मश्री और 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और भटकर जी अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। और इसके बाद सीडेक के वैज्ञानिकों ने परम सीरीज के कई आधुनिक और शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किए, जैसे कि परम 8600, परम 9900 SS, परम 9900 UAS, परम 10000, परम पद्मा,
परम युवा 2, परम कंचनजंगा, परम ईशान, परम शावक और अभी परम सीरीज का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 है, जिसकी स्पीड 532 टेराफ्लॉप है। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।